दोस्तों, उज़्बेकिस्तान की तारीख भी दीगर हमसाया ममालिक की तरह बहुत कदीम है। इस्लाम की इस दुनिया में आमद से पहले यह सल्तनत फ़ारसिया का हिस्सा हुआ करता था। फिर इस्लाम की आमद के साथ ही खुलफाए राशिदीन के दौर के बाद इस मुल्क के कुछ हिस्से इस्लामी सल्तनत का हिस्सा बन गए और फिर आने वाले सालों में इस्लाम इस खित्ते पर फैलने लगा। 11वीं सदी में चंगेज़ खान और उसकी फौजों ने उज़्बेकिस्तान की जड़ों को हिलाकर रख दिया और यहाँ मंगोल सल्तनत की बुनियाद डाल दी। मंगोल सल्तनत के दौर में जिस हिस्से पर सबसे ज़्यादा असर रसूख मंगोल सल्तनत का कायम था, इस हिस्से को बुखारा कहा जाता है। बुखारा में आज भी मंगोल सल्तनत के जुल्म की निशानियां नजर आती हैं। सल्तनत मंगोल के बाद एक बार फिर से दौर शुरू हुआ अमीर तैमूर की क़यादत में इस्लामी सल्तनत का। अमीर तैमूर ने अपनी ज़िंदगी में कुल 42 ममालिक को फतह किया। उसकी फतह के पीछे एक राज ये भी था कि वो जंग में अपने दोनों हाथों से काम लेता। उसके एक हाथ में अगर तलवार होती तो दूसरे हाथ में कुल्हाड़ा होता था। तैमूरी रियासत के बाद सल्तनत तकसीम होने लगी और वस्त एशिया के बेशतर हिस्से 1510 ईस्वी तक उज़्बेक लोगों ने फतह कर लिए, जिसमें उज़्बेकिस्तान भी आता था। 1729 से लेकर 1741 ईस्वी तक उज़्बेकिस्तान के कुछ हिस्से ईरानी बादशाह नादर शाह ने फतह कर लिए थे, मगर बहुत जल्द ये मकबूजा इलाके उज़्बेक लोगों ने बहाल करवा लिए थे। 1785 से 1920 ईस्वी तक कायम होने वाली रियासत को अमारत बखारा कहा जाता है। 30 अप्रैल 1920 से रशिया के इत्तेहाद से कायम होने वाली सल्तनत को बुखारी अवामी सोवियत जमहूरिया कहा जाता था। 1924 ईस्वी में इस सल्तनत का नाम बुखारी सोवियत इश्तराकी जमहूरिया रख दिया गया और 1991 तक सोवियत यूनियन के टूटने तक इस सल्तनत का यही नाम रहा। 1 सितंबर 1991 को उज़्बेकिस्तान ने रूस से आज़ादी का ऐलान कर दिया। 8 दिसंबर 1991 को आज़ादी दी गई, मगर अमली आज़ादी 25 दिसंबर 1991 को दी गई थी। इस आज़ादी के साथ ही मुल्क का नया नाम जमहूरिया उज़्बेकिस्तान रख दिया गया, जिसे अक़वाम मुत्तहिदा ने 2 मार्च 1992 को कबूल किया था। 8 दिसंबर 1992 को उज़्बेकिस्तान का पहला आइन मुतारफ़ करवाया गया था। आइन के बाद से आज तक उज़्बेकिस्तान को तोड़ने की कोशिशें जारी रही हैं। उज़्बेकिस्तान के लोगों का मानना है कि मुल्क में बर्पा होने वाले इस फसाद के पीछे अमेरिका का हाथ है, मगर खुदा की ज़ात है जो इस इस्लामी मुल्क को बचाए हुए है। दोस्तों, उज़्बेकिस्तान के बारे में अगर दिलचस्प हक़ाइक़ की बात की जाए तो 4,48,978 मरबा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ यह मुल्क पूरी दुनिया में 56वें नंबर पर शुमार होता है। 3 करोड़ 30 लाख अफराद की आबादी के साथ यह मुल्क दुनिया भर में अपनी आबादी के लिहाज से 42वें नंबर पर शुमार होता है। मुल्क की आबादी के 79% लोग इस्लाम के मानने वाले हैं, 5% मसीही आबादी और बाकी 16% दीगर मज़ाहब के मानने वालों के साथ साथ ऐसे लोगों की भी है जो किसी भी मज़हब पर यकीन नहीं रखते। 1970 ईस्वी के आदादो शुमार के मुताबिक 1,03,000 यहूदी भी यहाँ बसा करते थे, मगर 1980 ईस्वी के बाद सभी इसराइल मुंतकिल हो गए थे। उज़्बेकिस्तान की करेंसी को उज़्बेकिस्तानी सोम कहा जाता है, जो एक पाकिस्तानी रुपए के बदले में 75.38 आ जाएंगे। उज़्बेकिस्तान का डोमेन नेम .uz है। +998 उज़्बेकिस्तान का कॉलिंग कोड है। उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान के वक्त में कोई फ़र्क नहीं है। अगर पाकिस्तान में दिन के 12 बज रहे हैं तो उज़्बेकिस्तान में भी दिन के 12 ही बज रहे होंगे। उज़्बेकिस्तान एशिया के वस्त में दोहरा ज़मीनबंद मुल्क है। दोहरा ज़मीनबंद मुल्क ऐसे मुल्क को कहा जाता है जिसके हमसाया ममालिक की भी कोई सरहद किसी समुंदर को न लगती हो। ये मुल्क लिechtenstein के बाद दुनिया का दूसरा वाहिद मुल्क है जिसके हमसाया ममालिक भी समुंदर से महरूम हैं।
اس کی سرحدیں مغرب اور شمال میں قازقستان، مشرق میں کرغیزستان اور تاجکستان اور جنوب میں افغانستان اور ترکمانستان سے ملتی ہیں۔ ترکی زبان سے نکلی ہوئی ازبک زبان ازبیکستان کی قومی اور سرکاری زبان ہے۔ یہ زبان ترکی بولنے والے یوں سمجھ لیتے ہیں جیسے اردو بولنے والے ہندی کو۔ ازبیک کے بعد رشین زبان کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ بہت سے کاغذات پر رشین زبان درج ہوتی ہے۔ اگر ہم یوں کہیں کہ رشین ازبیک کے بعد دوسری سرکاری زبان ہے تو یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا۔ ان دونوں کے علاوہ تاجک زبان بولنے والوں کی تعداد بھی قدرے پائی جاتی ہے۔ تاشقند ملک کی دارالحکومت ہے۔ اس شہر کو دارالحکومت ہونے کے علاوہ ازبیکستان کا سب سے بڑا شہر ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ یہ شہر اپنے اندر تقریباً 25 لاکھ افراد کو سموئے ہوئے ہے۔ ملکی آبادی کا 83.8% لوگ ازبیک نسل سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ 4.8% تاجک نسل سے، 2.5% قازق نسل سے، 2.3% رشین، جبکہ باقی 6.6% لوگ دیگر نسلوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ فٹ بال ازبیکستان کی سب سے مشہور کھیل ہے۔ فٹ بال کے علاوہ باسکٹ بال، آئس ہاکی، رگبی یونین، ہینڈ بال، سائیکلنگ اور دیگر اولمپکس کھیلیں بہت شوق سے کھیلی جانے والی کھیلیں ہیں۔ ازبیکستان میں تعلیم کی شرح 99.3% ہے۔ ازبیکستان دنیا کا چوتھا سب سے بڑا سونے کے ذخائر رکھنے والا ملک ہے۔ ایک سال میں 80 ٹن سونا نکالا جاتا ہے۔ تانبے کے ذخائر کے حوالے سے ازبیکستان کا نمبر 10واں آتا ہے۔ یورینیم کے ذخائر کے حوالے سے اس ملک کا نمبر 12واں ہے، مگر یورینیم کی پیداوار کے حوالے سے اس کا نمبر 7واں ہے۔ گیس کی پیداوار کے حوالے سے اس ملک کا دنیا بھر میں 11واں نمبر ہے۔ ان سب کے علاوہ تیل بھی ازبیکستان کی معیشت میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ توانائی کے شعبوں میں چائنا ازبیکستان کا سب سے بڑا پارٹنر ہے۔ مائننگ انڈسٹری کے بعد زراعت بھی ازبیکستان کی معیشت میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ان سب چیزوں کی موجودگی ہمیں سب بتا رہی ہے کہ امریکہ کیوں افغانستان کے بعد ازبیکستان کی طرف نظریں گھما رہا ہے۔ بخارا، سمرقند اور خیوا، یہ 3 بڑے شہر ازبیکستان سے گزرنے والے سلک روڈ کا حصہ بن رہے ہیں، جو سیاحوں کے لیے بہت ہی پرکشش مقام ہے، جن سے سیاحوں کی ازبیکستان میں آمد بڑھتی نظر آ رہی ہے۔ ازبیکستان میں 5 یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کے علاوہ بے شمار دیدنی مقامات ہیں، جنہیں دیکھنے دنیا بھر سے کافی سیاح ازبیکستان کا رخ کرتے ہیں۔ کافی ریسرچ کے باوجود بھی میں پچھلے 2 سالوں میں آنے والے سیاحوں کی تعداد معلوم نہ کر سکا، مگر 2013 میں یہ تعداد 3 لاکھ سے زیادہ تھی۔ ازبیکستان کی زیادہ تر آبادی دیہات میں رہتی ہے۔ ازبیکستان دنیا کا دوسرا سب سے بڑا کاٹن ایکسپورٹ کرنے والا ملک ہے، جبکہ پیداواری حوالے سے اس کا نمبر دنیا بھر میں 5ویں نمبر پر آتا ہے۔ ازبیکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، مگر ازبیکستان میں سیاست دانوں اور چند ہزار لوگوں کے پاس ہی دولت ہے، باقی قوم غربت سے دوچار ہے۔ ازبیکستان کے لوگ اپنے کلچر اور اپنے روایتی گانوں کی وجہ سے بہت مشہور ہیں۔ عورتیں گھروں میں کپڑوں پر کڑھائی کر کے انہیں بیچ کر گھر کی آمدنی میں اضافہ کرتی ہیں۔ اس کڑھائی والے کپڑوں پر آپ کو ازبیکستان کی ثقافت کا گہرا رنگ نظر آئے گا۔ ملک بھر میں پانی کی کمی پائی جاتی ہے۔ دریا بھی آدھے سے زیادہ سوکھ چکے ہیں اور بعض علاقوں میں زمینی پانی بھی بہت گہرا ہے، جسے نکالنے کے لیے بہت زیادہ اخراجات آتے ہیں۔ لوگ سرمائے کی کمی کی وجہ سے پانی سے محروم ہوتے نظر آتے ہیں، اسی لیے زراعت کا پیشہ قدرے کم ہوتا نظر آتا ہے۔ زراعت میں بارش کا بڑا کردار ہے، جو کاشتکاروں کی امیدوں کو ہرا کر دیتی ہے۔ چونکہ ازبیکستان ایک مسلم ملک ہے، اسی وجہ سے قانون بھی بہت سخت ہیں۔ جوا کھیلنے، غلام بنانے اور شراب نوشی پر سختی سے پابندی عائد ہے۔ 20 سال سے کم عمر افراد کو سگریٹ نوشی جیسے افعال پر بھی
पाबंदी आयद है और मुल्क में हम जिन्स परिस्थिति जैसे गंदे अमल पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद है। किसी भी जुर्म के साबित होने पर सख्त सजाओं का सामना करना पड़ता है। सरकारी और गैर सरकारी इमारतों के अलावा हजूम और औरतों की फोटोज लेने पर पाबंदी आयद है। उज़्बेकिस्तान में हाथ मिलाना सिर्फ इसी सूरत में जायज है जब सामने वाला भी कोई मर्द हो। औरतों के साथ हाथ मिलाना बुरा समझा जाता है, जबकि मर्द अपने रिश्तेदार औरतों के सरों पर हाथ फेरते हैं। वैसे भी औरतें गैर मर्दों के सामने नहीं आती, लेकिन उम्र रसीदा औरतें सड़कों पर नान और दीगर खाने की अशिया बेचती नजर आएंगी, जिनके इस अमल से उनके घर बार चलते हैं। अल ख्वारिज़मी का नाम तो आपने जरूर सुना होगा, जिसने अरबी हिंसे और अलजबरा ऐजाद किया था। इस अजीम इंसान का ताल्लुक भी उज़्बेकिस्तान से ही था। अल ख्वारिज़मी के अलावा दुनिया की दो बड़ी शख्सियतों का ताल्लुक भी उज़्बेकिस्तान से ही था, जिनके नाम बो अली सीना और अल बैरूनी के हैं। उज़्बेकिस्तान की औरतें बहुत ही खूबसूरत होती हैं, मगर वो दिखावा और नित नए स्टाइल के फैशन करना बिल्कुल पसंद नहीं करती, बल्कि वो अपने एक खास किस्म के कपड़ों में मलबूस दिखाई देती हैं। उज़्बेकिस्तान में औसतन इंसानी उम्र लगभग 70 साल है। उज़्बेकिस्तान में सर्दियों का दौरानिया बहुत कम अरसे का होता है, बाकी सारा साल गर्मी का दौरा होता है। बहुत से दूसरे वसाइल होने के बावजूद भी लोग भेड़ बकरियां और दीगर जानवर शौक से पालते हैं। दोस्तों, ये थी उज़्बेकिस्तान के बारे में दिलचस्प मालूमात पर मबनी एक बेहद खूबसूरत और तफसीली वीडियो।